नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ किताब बोलती है। और इस किताब का नाम है ताश का घर, जो लिखी है आदरणीय सविता सियाल जी ने, जो गुड़गांव में रहती हैं। और इसमें हैं लघु कथाएँ, जो हमने कल 3 कविताएँ 3 कहानियाँ आपको सुनाई। बहुत अच्छी कहानियाँ थी, बहुत अच्छे भाव थे। उसी कहानियों को जारी रखते हुए आज हम आपके सामने कुछ और कहानियाँ लेकर आए हैं। आज की कहानी का जो पहली कहानी मैं शुरू करने वाली हूँ, उसका शीर्षक है दिल की भाषा। दिल की भाषा तो वाकई में दिल की भाषा दिल तक ही समझते हैं और दिल तक ही जाती है। आखिर इस भाषा में, इस कहानी में क्या है, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। और स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ आज की कहानी, क्योंकि रात के ठीक 9 बज चुके हैं। चांद आ चुका है चांदनी के साथ, और हमें चाहिए एक सुकून भरी नींद जो मिलती है गीत, गज़ल या कहानी से। तो आज शुरू करते हैं अपनी कहानी। रात का समय है तो मेरा मन कुछ पीने को करा, तो मैंने लिए छाछ। इस छाछ के साथ पीते पीते हम आज करेंगे आज की कहानी की शुरुआत। कहानी का शीर्षक है दिल की भाषा। भगवान किसी दुश्मन की भी डॉक्टर से शादी ना करवाए, गुस्से में बड़बड़ाती हुई सोनल ने मेकअप और ज्वेलरी हटाती आरंभ की। सुबह तो बड़ा चहक रहे थे। सोनल, आज मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा, बाहर डिनर करने चलेंगे उस होटल में जो नया खुला है 10 किलोमीटर दूर। अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर करेंगे, आज अपनी एनिवर्सरी जो है। पति की नकल उतारते हुए सोनल बस बोलती जा रही थी। अब रात के 11 बजने वाले थे। अब क्या डिनर और क्या लॉन्ग ड्राइव, बस एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, बिज़ी हूँ, लेट हो जाऊँगा। गुस्से में उसने अपना मोबाइल भी सोफे पर फेंक दिया। स्वयं बिना कपड़े बदले बिस्तर पर जा गिरी। वे किसी को भी गुस्सा आएगा आखिर। भूख और तनाव उसकी नींद को जकड़े बैठे थे। दिल की चीड़-फाड़ करने वाले डॉक्टर क्या पढ़ना जाने किसी के दिल की भाषा। सोनल फिर बड़बड़ाने लगी। रात करीब 11:15 बजे डुप्लीकेट चाबी से डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर के खाना और शॉपिंग बैग रखकर चला गया। सोनल सोने का नाटक करती रही। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, सॉरी, मैं हमेशा की तरह आज भी लेट हो गया। चलो, 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, आओ केक काटते हैं। सोनल मुंह फुलाए पड़ी रही। डॉक्टर साहब ने सोचा, कहा, देखो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज़ गिफ्ट है। गिफ्ट का नाम सुन उसके शरीर में कुछ हरकत हुई। उसने एक आंख खोलकर देखा तो लिफाफा देख चौंक गई। बिस्तर में उठ झटपट लिफाफा खोला तो उसमें पिंक सूट था। अरे, ये तो वही पिंक सूट है जिससे मैं उस दिन उससे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जो सूट वो देखकर आई थी। करीब 1 महीना पहले उसने क्लासिकल मॉल के एक शोरूम में यह सूट टंगा देखा था, जो अनायासी उसके मुंह से निकला था। कितना प्यारा दुपट्टा सूट है। समय होता तो रुक कर ले लेती, मगर स्वभाव अनुसार डॉक्टर साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चुपचाप सामने देख गाड़ी चलाते रहे। डॉक्टर साहब स्वयं मेरे लिए मेरी पसंद का सूट खरीद कर लाएं, ये सोच उसके चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। डॉक्टर साहब ने चैन की सांस ली और दोनों ने केक काटा। लेकिन ये क्या, अगले ही क्षण उसके चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो गई और देखते देखते चेहरा कठोर हो गया। सोनल सोच रही थी, ये शहर कब गए तो मुझे क्यों नहीं बताया, किसके साथ गए होंगे। अब तो नज़र रखनी पड़ेगी, इन्हें तो वैसे भी महंगा ही दिया होगा। मैं होती तो कुछ बार्गेनिंग तो कर लेती। दूसरी ओर बेचारे डॉक्टर साहब हक्के बक्के से बीवी के चेहरे के बदलते भावों को देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टरी की पुस्तकें समझना फिर भी आसान है, लेकिन बीवी की दिल की भाषा समझना बहुत ही कठिन है। सही बात है डॉक्टर साहब, आप चीड़-फाड़ कर सकते हैं, मगर किसी की भावनाओं को चीड़-फाड़ चाकू से नहीं समझा जा सकता। दिल की भाषा को लिए दिल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आप दिल की भाषा को समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली कहानी, दिल की भाषा। कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है जवाब।
बाहर कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। राजू अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था। सड़कों पर घुटने घुटने पानी भरा है। माँ के पास खाना खाने जाए तो कैसे? उसे तो केवल मैगी बनानी आती है। आज वह भी ख़त्म हो चुकी थी। माँ के पास खाना खाने जाना है सुनकर चौंक गए ना। हुआ यूँ कि राजू बचपन से ही बहुत ज़िद्दी था। पापा के अचानक स्वर्गवास होने के कारण वह और ज़िद्दी हो गया था। उसकी आदतों से परेशान माँ ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। बेचारी टीचर माँ को स्कूल से आकर देर रात तक ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी। उसके हॉस्टल का खर्चा पूरा करने के लिए वे छुट्टियों में जब भी घर आता माँ से पैसे ले दोस्तों के साथ न केवल पार्टी करता अपितु महंगे कपड़ों और महंगी वस्तुओं की फरमाइश कर उसके नाक में दम कर बैठता था। मना करने पर जोर जोर से चिल्लाता और घर का सामान फेंक छोटी बहन के सामने गंदी भद्दी गालियां देने लगता। माँ की ममता को शर्मसार करता। बेचारी माँ पास पड़ोस में बदनामी के डर से चुप ही रहती और मन में क्रोध दबाए अपना काम करती रहती। 12वीं की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर वह घर वापस आया तो माँ ने अपना कठोर निर्णय सुना उसे चौंका दिया। उसे कहा कि कॉलेज में एडमिशन करवा, माँ केवल उसकी फीस भरेगी, लेकिन अब उसे अपने शेष खर्चों का प्रबंध स्वयं करना होगा। सही निर्णय। उसे घर से दूर एक कमरा किराए पर ले दिया जहाँ पर पंजाब से आए एक विद्यार्थी के साथ वह रह रहा है। कॉलेज से आने के बाद पिज़्ज़ा हट में शाम की शिफ्ट में काम करता और सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता। रविवार को दिन 11 बजे तक नींद के मज़े लेता। तो अब दूरी की बात हो गई। उसे अब अपने सपने में भी काम दिखाई देता था। अधिकतर चुप रहने वाली सहनशील माँ स्वयं आने पर ऐसा करारा जवाब देगी, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मगर बच्चों को सही राह दिखाने के लिए ये कड़ा जवाब ज़रूर देना पड़ता है, नहीं तो बच्चे सही राह पर कैसे आएंगे। बच्चों को सही राह दिखाना भी माँ बाप का ही कर्तव्य है। यदि बच्चा बिगड़ रहा हो, यदि लग रहा हो कि आपके पैसे उसको वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो बच्चों को ये सीख देनी ज़रूरी है कि बेटा पहले कमाओ और पैसे की कीमत को जानो। बहुत अच्छी कहानी। अब हम शुरू करते हैं आदरणीय सविता सयाल जी की तीसरी कहानी, जिसकी शीर्षक है जड़ चेतना। चलो तुम सब करो आराम, माँ को अब करने दो काम। चलो तुम सब करो आराम, माँ को करने दो काम। अपनी इस तुकबंदी पर मीरा स्वयं ही हंस पड़ी। उसने दोनों टेडी बियर एवं गुड़िया को सुंदर कपड़ों एवं रंग बिरंगे रिबनों से सजा फिर से शोकेस में टिका दिया। क्या करे बेचारी, जब से उसके चारों बच्चे एक के बाद एक देश छोड़ विदेश जा बसे, तब से अकेलापन सताता था, तड़पाता था। दिल्ली की नमी कंपनी के सीईओ उसके पति महीने में 20-22 दिन टूर पर ही रहते थे। घर पर होते हुए भी उन्हें लैपटॉप और मोबाइल से फुर्सत कहाँ मिलती थी। बड़ा बेटा अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट था और छोटा वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। उधर दोनों बेटियाँ यूके की नामी कंपनियों में उच्च पद पर काम कर रही थी। वह अक्सर सोचती कि हाथ में मोबाइल होते हुए भी उन बच्चों के पास फ़ोन करने का समय भी नहीं, जबकि वह घर से 1 किलोमीटर पैदल चल बन्नी की दुकान पर लगे पब्लिक बूथ पर अपनी माँ के प्रतिदिन कुशल लेने के लिए जाया करती थी। बेटियों के ऑडियो मैसेज पर सप्ताह में 1 या 2 बार सुनने को मिलते थे। लव यू माँ, टेक केयर जैसे खोखले जुमलों को सुनकर उसके कान थक चुके थे। उसे आज भी याद है कि उसकी हार्ट सर्जरी के समय उसके डॉक्टर बेटे के शब्द थे, सॉरी आई कांट कम माँ, गो टू बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, डोंट वरी अबाउट मनी। क्षमा करना माँ, मैं नहीं आ सकता। सबसे अच्छा हृदय चिकित्सक के पास जाना और पैसे की चिंता ना करना। चिकित्सा से भी अधिक दर्द देने वाले शब्द थे। छोटे बेटे की जर्मनी में, पत्नी की इंडिया पसंद नहीं है और इसी देश में पली बड़ी बेटियों को लगता है कि भारत के प्रदूषित वातावरण में उनके बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसलिए वे छुट्टियों में अन्य देशों में भ्रमण के लिए चली जाती थी। अस्वस्थता के चलते वह चाहकर भी बच्चों को मिलने के लिए इतनी दूर नहीं जा पाती थी। वह अक्सर अतीत में खो जाती।
शादी के 5 वर्ष बाद भी जब उनकी गोद नहीं भरी, तब उसने ये 2 गुड़ियाँ और 2 टेडी बियर खरीदे थे। उसके पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुनकर उसे 2-2, 2.5 वर्षों के अंतराल पर 4 सजीव खिलौने इस बच्चों के रूप में दिए थे। वह उनमें इतनी खो गई कि अनेक वर्षों तक ये टेडी बियर और गुड़िया कहाँ थे उसे पता ही न चला। आज जब उनके परिवार में किसी सदस्य के पास उसके लिए समय नहीं, ऐसे में वह फिर अपने इन मुख्य साथियों के पास लौट आई थी। उसने स्वयं को समझा लिया कि जीवित प्राणियों की रिश्तों के प्रति बढ़ती जड़ता को देख आहत होने से अच्छा है कि इन मुख्य साथियों से चेतना की कल्पना कर शेष जीवन का आनंद लिया जाए। एक राहत की सांस, बहुत अच्छी जड़ चेतना की कहानी थी कि जब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, सब कराते, तो आखिर बच्चे भारत, अपना घर, अपना देश छोड़कर क्यों बस जाते हैं आखिर विदेश में पैसों के लिए। मगर वहाँ रिश्ते नहीं हैं, वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ माँ बाप नहीं है, जो पैसों से बढ़कर है। पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ होता है, मगर बहुत कुछ नहीं है। पैसों से सब खरीदा जा सकता है, प्यार, प्रेम, माँ बाप का प्रेम, रिश्ते जिसमें लड़ाई झगड़ा प्रेम सब है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। चलते हैं हम आगे की कहानी पर, जिसका शीर्षक है जा चाहा वहाँ रहा। ये बात तो हमने बचपन से सुनी है कि जो हम चाहते हैं और सोच लें तो उस राह पर हम निकल पड़ते हैं। जा चाहा वहाँ रहा। अरे राजेंद्र यार, तू घर बैठे बैठे कितना मोटा हो गया है, तोंदू। और कृष्ण, तुझे क्या हुआ, इतना दुबला पतला, भाभी खाना नहीं देती क्या, कहकर दूसरे दोस्त ने चुटकी ली। एक लंबे अरसे के बाद दोनों रिटायर्ड दोस्त बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। कृष्ण अपना दिल्ली वाला घर किराए पर उठा अपने दोस्तों दोनों बेटियों के पास बारी बारी मुंबई तो कभी बेंगलोर रहने चला जाता था। 2 बेटियों के पिता मित्र राजेंद्र को याद कर उनके मुंह में बेचारा शब्द ही निकलता। राजेंद्र की दोनों बेटियां तो शादी कर दूर विदेश जा बसी थी। कितना अकेलापन झेलते होंगे वह पति पत्नी, सोच कृष्ण के मन में सहानुभूति पैदा होती। लेकिन कुछ ही महीनों में कृष्ण दंपत्ति बेटे बहू की आंखों में खटकने लगे। आए दिन के कलेशों एवं अपमान से बचने के लिए उन्हें मजबूरी में वापस आना पड़ा। कुछ देर इधर उधर की बातें कर कृष्ण ने पूछ ही लिया, राजेंद्र, बेटियां 7 समंदर पार चली गई हैं, अब तुम्हें और भाभी को इस उम्र में अकेले रहने में बहुत कठिनाई होती होगी। कठिनाइयाँ? अरे नहीं भाई, इस नई तकनीक के युग में हमें लगता है कि हमारी बेटियां हमसे दूर हैं। अब देखो ना, सुबह उनके ऑफिस जाने से पहले एक छोटी सी गुड मॉर्निंग कॉल हो जाती है। सोने से पहले एक बार वीडियो कॉल पर हम हमारे दिन भर के हालचाल जान लेती हैं। परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नाती नातिन की गतिविधियाँ वीडियो और फ़ोटो आती रहती हैं, जिसे देख खुश रहते हैं। भाभी की भी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो कृष्णा बेटियों को भी हमारी इतनी चिंता रहती है कि सीनियर सिटीजन केयर संस्था के सदस्य भी ले दी है। वे प्रतिदिन फ़ोन पर हमारा हाल पूछते हैं, आवश्यकता हो तो डॉक्टर से बात भी करवा देते हैं, ब्लड टेस्ट, दवाइयों का प्रबंध भी कर लेते हैं। एक बार तुम्हारी भाभी को अस्पताल दाखिल होना पड़ा तो एम्बुलेंस भी लोग ले आए, मेरी हर संभव सहायता की है। अच्छा, आश्चर्यचकित कृष्ण के मुँह से निकला। तुम्हें सुनकर हंसी आएगी यार, एक दिन हमारा पेट खराब हो गया तो ऑनलाइन ऑर्डर कर खिचड़ी भी भिजवा दी, कहकर स्वयं ठाका लगाकर हंस पड़े दोनों। अब तुम अपनी सुनाओ दोस्त, कैसी कट रही है? अभी देर हो रही है राजेंद्र, फिर कभी, कहकर बात को टालते हुए स्तब्ध कृष्ण उठ खड़े हुए। रास्ते में लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पत्नी से बोले, देखो सावित्री, जा चाहा वहाँ रहा। सही बात है। और ये थी हमारी आखिरी कहानी, जा चाहा वहाँ रहा। यदि बेटियां दूर हैं तो वो चाहकर भी, यदि चाहती हैं माँ बाप से प्यार करना और उनकी देखभाल करना,
तो वो उस काम को कर सकती है। आखिर हमारे को इतनी सुविधा मिल चुकी है फ़ोन की, व्हाट्सएप की, कि हर चीज़ को हम अपने कंट्रोल में कर सकें और दूर रहते हुए भी अपने माता पिता का साथ दे सकें। बहुत अच्छी रचना ताश का घर। सविता स्याल जी, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। और आप सभी से निवेदन करूँगी, ये किताब आप ख़रीदें अमेज़ोन से और पढ़ें इनकी सारी कहानियाँ। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ताश का घर। कल इनकी कुछ कहानियाँ होंगी और आखिरी दिन होगा ताश के घर का। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, शुभ रात्रि। लम्हे ज़िंदगी का साथ बनाए रखें। प्रस्तुत है किताब बोलती है। किताब क्या बोलती है? कहानी बोलेगी, गीत बोलेगी, सुनेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।